रात गहराती जा रही थी। बहती ठंडी हवा चाकू की धार की तरह चुभ रही थी। सन्नाटा ऐसा कि दूर कहीं कुत्ते की भौंक भी साफ सुनाई दे जाती। हर कोई अपने अपने घरों में सिमटकर सो चुका था। नसरुद्दीन उस रात देर तक अपने आंगन में बैठकर चाय पीते रहे। आसमान में बादल थे और हवा इतनी ठंडी कि हड्डियों तक उतर जाए। आखिरकार जब सिर झुकने लगा तो वे घर के अंदर गए और अपनी मोटी ऊनी चादर ओढ़कर सो गए। ये वही चादर थी जो उन्होंने पिछले जाड़े में बाजार से बड़ी शान से खरीदी थी, नीली धारियों वाली, बेहद गर्म और बिल्कुल उनकी पसंद की। कुछ देर बाद ठंड ने करवट बदलवाई। नसरुद्दीन ने नींद में हाथ बढ़ाकर चादर खींचनी चाही, लेकिन हाथ हवा में घूमकर रह गया। उन्होंने फिर कोशिश की, पर इस बार भी हाथ खाली ही रहा। नींद खुली तो पाया कि शरीर का आधा हिस्सा ठंड से जमा जा रहा था और चादर कहीं गायब थी। अरे ये क्या? वे चौंक कर उठ बैठे। कमरे में अंधेरा था। लकड़ी की खिड़की थोड़ी सी खुली हुई थी और बाहर से आती हवा पर्दे को फड़फड़ा रही थी। नसरुद्दीन ने फर्श पर झुककर देखा। चादर नहीं। बिस्तर के कोने पहले हर जगह खोजा, चादर नहीं। फिर अचानक उन्हें एहसास हुआ, ओहो, कोई चादर चुरा ले गया। उन्होंने तुरंत अपनी पत्नी फातिमा को जगाया, जो गहरी नींद में थी। उठो उठो फातिमा, नसरुद्दीन ने धीरे से नहीं बल्कि पूरे उत्साह के साथ झकझोर कर कहा। फातिमा ने उनींदी आंखें मलते हुए कहा, क्या हुआ? इस ठंडी रात में कौन सी कयामत आ गई? चादर, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा। मेरी प्यारी चादर कोई चुरा ले गया है। फातिमा ने मुंह ढकते हुए कहा, अरे मौलाना, इतनी रात में चादर कौन चुराएगा? शायद कहीं गिर गई होगी। नहीं नहीं, नसरुद्दीन बोले, मुझे पक्का पता है चोर आया था और अभी दूर नहीं गया होगा। चलो बाहर देखते हैं। फातिमा चाहकर भी तर्क ना कर सकी, क्योंकि अपने पति का अजीब तर्क वे पिछले कई वर्षों से झेल ही रही थी। वे उठीं, एक छोटी दिया जलाया और नसरुद्दीन के पीछे पीछे बाहर आ गईं। आंगन में दोनों खड़े थे। अंधेरी रात में हवा तीर की तरह चल रही थी। नसरुद्दीन ने इधर उधर नजर दौड़ाई और फिर धीमे स्वर में कहा, फातिमा, ध्यान से देखो। अगर चोर मेरी चादर लेकर यहीं कहीं आराम से सो रहा है तो इसका मतलब है कि वो बेचारा गरीब है। ऐसे में हमें उसे परेशान नहीं करना चाहिए, आखिर ठंड बहुत ज्यादा है। फातिमा ने भौहें चढ़ाकर कहा, और अगर वो भाग गया होगा? नसरुद्दीन ने आत्मविश्वास से कहा, तो इसका मतलब है कि वो बहुत आलसी है, चोरी करने में मेहनत नहीं करता, इसीलिए तो चादर भी नहीं है उसके पास। फातिमा ने माथा पकड़ लिया। दोनों धीरे धीरे आंगन से बाहर निकले। आसपास कुछ झाड़ियां थीं। नसरुद्दीन ने झुककर देखा, वहां कोई नहीं था। फिर वे पीछे वाले रास्ते पर गए। अचानक नसरुद्दीन को लगा कि किसी ने झाड़ियों में खसखस की आवाज़ की है। रुको, उन्होंने फातिमा से कहा। फिर वे धीरे धीरे आगे बढ़े। झाड़ियों के पीछे वाकई एक आकृति पड़ी थी। चांद की हल्की रोशनी में देखा तो लगा कि कोई आदमी गोल गोल लिपटा हुआ है और उसके ऊपर वही नीली धारीदार चादर बिछी थी। फातिमा समझ गई कि चोर अभी यहीं सो रहा है, लेकिन नसरुद्दीन के दिमाग में तो घोड़ों की तरह विचार दौड़ रहे थे। उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, देखा, मैं सही था, ये बेचारा गरीब है, इसे इतनी ठंड में मदद चाहिए थी, इसीलिए वो यहाँ सो रहा है। फातिमा बोली, तो अब क्या करें? चादर वापस ले लें? क्या आप बात करती हो? नसरुद्दीन ने हाथ हिलाते हुए कहा, अगर हम चादर छीन लेंगे तो ये बेचारा कांप कर मर जाएगा। फातिमा ने थक कर कहा, तो घर चलें, ठंड लग रही है। हाँ, घर चलो, नसरुद्दीन बोले, लेकिन धीरे चलना, कहीं बेचारा बेचैन ना हो जाए। वे दोनों वापस घर आए। फातिमा को गुस्सा भी आ रहा था और हंसी भी। नसरुद्दीन शांतिपूर्वक दरवाज़ा बंद करके बोले, देखा फातिमा, हर चीज़ का हल शांति और समझदारी से होता है। शांति से? फातिमा ने आश्चर्य से पूछा। चोर चादर चुरा ले गया और आप उसे सोने दे रहे हैं? नसरुद्दीन मुस्कुराए, हाँ, क्योंकि हो सकता है वो दुख में हो, और अगर वो वास्तव में बुरा इंसान होता तो चादर लेकर भाग ही जाता। फातिमा ने सिर हिलाते हुए कहा, मौलाना, आपके तर्क दुनिया में कोई नहीं समझ सकता। अरे, नसरुद्दीन हंसते हुए बोले, यही तो मेरी खासियत है। सुबह जब सूरज निकला, दोनों झाड़ियों के पास पहुंचे। वहां न चोर था न चादर। चोर चादर लेकर गायब हो चुका था। फातिमा ने कहा, देखा, वो चोर ही था, चादर लेकर चल दिया। अब नसरुद्दीन ने माथा पकड़ लिया।